गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस टॉपिक में बात करते हैं सेकंड लेसन विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। विश्व जनसंख्या का मतलब क्या है कि यहाँ पे पूरे विश्व में कितनी जनसंख्या है। वितरण घनत्व और वृद्धि। वितरण का मतलब किस किस महाद्वीप में कितनी कितनी जनसंख्या। घनत्व का मतलब है यहाँ पे कि प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में कितनी जनसंख्या रहती है। वृद्धि कितनी जनसंख्या में ग्रोथ हुई प्रति वर्ष। ठीक है, समझ में आया चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि वितरण घनत्व और वृद्धि क्या होती है। देखो मैं आपको बताती हूँ। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप का अर्थ देखो। आज तक 2011 के अकॉर्डिंग क्या है कि विश्व में जनसंख्या कितनी है। टोटल अब तक 698.6 करोड़ दर्ज की गई है। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या की सबसे बड़ी विलक्षणता क्या है कि वितरण में असमानता। मतलब किसी महाद्वीप में जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में किसी महाद्वीप में जनसंख्या अधिक मात्रा में है और किसी महाद्वीप में बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए उठाती हूँ, जैसे एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। दूसरी बात करते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में भी विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तीसरी बात अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे क्या है, विश्व जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। मतलब यहाँ पे विश्व की जनसंख्या बहुत कम है पाई जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका प्रारूप क्या है। देखो इसमें बुक में हमें 3 प्रकार से बता रखा है। एक तो अक्षांशों के माध्यम से, दूसरा विकासशील देशों के माध्यम से और तीसरा जनसंख्या का वितरण बता रखा है देशों के अकॉर्डिंग, देशों के अनुसार। तो देखो मैं आपको बताती हूँ अक्षांशों के अनुसार कैसे बनाएंगे। अगर हम 0 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं, अक्षांशों के आधार पर जनसंख्या वितरण की अगर बात करते हैं तो 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 20 डिग्री अक्षांश। देखो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश 2 है, मैंने आपको 11वीं क्लास में बताया था, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। अगर हम इसकी बात करते हैं किसकी, अक्षांशों की, उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं तो विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। मतलब उत्तरी अक्षांश में निवास करती है। अगर हम बात दक्षिणी गोलार्ध में या दक्षिणी अक्षांश में विश्व की 10% जनसंख्या निवास करती है। देखो मैं बताती हूँ आपको अक्षांशों के माध्यम से। 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 20 डिग्री अक्षांश तक विश्व की 10% जनसंख्या पाई जाती है और 20 डिग्री अक्षांश से लेकर 40 डिग्री अक्षांश के मध्य में विश्व की 40% जनसंख्या पाई जाती है। बाकी जो बच गई 30% जनसंख्या वो 40 डिग्री अक्षांश से लेकर 90 डिग्री अक्षांश तक विश्व की जनसंख्या पाई जाती है। देखो 20 डिग्री अक्षांश से लेकर 40 डिग्री अक्षांश के मध्य में एशिया महाद्वीप आता है और एशिया महाद्वीप में भारत के 5 ऐसे देश हैं जिसमें विश्व की 39% जनसंख्या पाई जाती है। मैं आपको देश बताऊंगी। देखो जैसे कि चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। इन देशों में विश्व की 39% जनसंख्या पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, देशों के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ विकासशील देश एवं विकसित देशों के अनुसार। देखो विकासशील देशों में विश्व की 70% जनसंख्या पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पे लोग पढ़े लिखे कम है, बेरोजगारी ज़्यादा है, समझदार कम है, शिक्षित कम है। ठीक है, विकसित देशों में विश्व 30% जनसंख्या पाई जाती है। 79% जनसंख्या तो विकासशील देशों में पाई जाती है और विकसित देशों में विश्व की 21% जनसंख्या पाई जाती है। विकासशील देशों में जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, लैटिन अमेरिका है। ठीक है, इस प्रकार से लैटिन अमेरिका का मतलब दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? 79% जनसंख्या पाई जाती है। अब देखो इन देशों में है ना सबसे बड़ी समस्या क्या है? विकासशील देशों में जननांगीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में ये देश। जननांगीय संक्रमण की दूसरी अवस्था का मतलब यहाँ पे क्या है पता है आपको? कि इन देशों में लोग, एक तो लोगों के पास सुविधाएं कम है, शिक्षित कम है,
जननांगी संक्रमण देखो, अवस्थाएं 3 होती है जननांगी संक्रमण की, पहली अवस्था, दूसरी और तीसरी। पहली अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर, जैसे जन्म दर बढ़ती है वैसे ही मृत्यु दर होती है, मतलब लोगों के पास किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती है। देखो जननांगी संक्रमण, ये वाला टॉपिक दिख रहे हैं। और दूसरी अवस्था में क्या होता है कि जैसे जैसे लोगों की समझदार होते हैं, शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो उनमें क्या होता है थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, तो वो क्या करते हैं उसमें लोगों के पास थोड़ी थोड़ी सुविधाएं होती है, तो मृत्यु दर में तो कमी आती है लेकिन जन्म दर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। ठीक है। तीसरी अवस्था ये है देशों के अनुसार, तीसरी अवस्था में क्या होता है कि जैसे जैसे जन्म दर बढ़ती है, जैसे जैसे जन्म दर घटती है वैसे वैसे भी मृत्यु दर घटती जाती है। क्यों घटती जाती है? क्योंकि यहाँ पे लोग बिल्कुल अच्छी तरह से विकसित हो चुके हैं। ये है जननांगी संक्रमण की तीसरी अवस्था। और तो देखो अब मैं आपको बताती हूँ कि विकासशील देश है ना इस जननांगी संक्रमण की दूसरी अवस्था से गुजर रहे हैं। तो देखो, और वह वृद्धि के विस्फोटक दौर से गुजर रहे हैं। इसके विपरीत विकसित देशों का कुल जनसंख्या में अनुपात घट रहा है क्योंकि उनमें से अधिकांश देश जनसंख्या संक्रमण के 3 अंतिम चरण में है, पहुंच गए हैं। इनकी जनसंख्या वृद्धि या तो स्थिर हो गई है या फिर घट गई। स्थिर का मतलब ना तो जनसंख्या बढ़ रही है और ना ही घट रही है। या फिर लोग क्या है कि विकसित मतलब जननांगी संक्रमण की तीसरी अवस्था या अंतिम चरण में है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे मैं आपको बताती हूँ। तीसरा पॉइंट अपना आता है देशों के अनुसार जनसंख्या का वितरण। देशों के अनुसार देखो मैं आपको बताती हूँ कि अकेले भारत और चीन में, अब विश्व के 5 देशों में, पूरे विश्व में 5 देशों में जनसंख्या 39% पाई जाती है। उनमें से 2 देश हमारे ऐसे एशिया महाद्वीप के भी हैं जिनमें से शामिल हैं भारत और चीन। यहाँ पे विश्व की कुल जनसंख्या 256 करोड़ पाई जाती है। ठीक है। अब हम देखेंगे टॉपिक हमारा, ये टॉपिक आपको समझ में आया जनसंख्या का वितरण क्या है। अब घनत्व वाले टॉपिक पे आते हैं मैं आपको। देखो घनत्व क्या होता है? जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रह रही जनसंख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो देखो, भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की एक सीमित क्षमता होती है। हमें ये जानना जरूरी होता है कि किसी क्षेत्र के संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव कितना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, चीन का बताती हूँ उदाहरण या भारत का बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है। पोषक घनत्व मतलब यहाँ की जमीन जो है वो भी अच्छी उपजाऊ है, तो और लोग रहना पसंद कहाँ करेंगे? जहाँ की भूमि उपजाऊ होती हो। ठीक है। व्यक्त करता है इसे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर व्यक्तियों की संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या का वितरण और जमाव ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि घनत्व कैसे ज्ञात करें? कुल जनसंख्या अपॉन में कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या की उस प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है अपॉन में वो क्षेत्र जिस क्षेत्र में वो लोग रह रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल बताऊंगी कि 2011 के अकॉर्डिंग दिल्ली में इतने लोग हैं और वो प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में इतने रहते हैं, तो वर्ग किलोमीटर एरिया उसका नीचे रख देंगे और जो जनसंख्या वो उसके डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो जो आएगा वो प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में आएगा। ठीक है। आंकड़ों की आसान उपलब्धता और विधि की सरलता के कारण गणितीय घनत्व को भूगोलविद और सामाजिक विज्ञानी सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, लेकिन यह एक अपरिष्कृत माप है। जनसंख्या की सघनता को मापने का एक संवेदनशील माप नहीं है। इसका कारण ये है कि इस घनत्व का परिकलन करते समय देश या राज्य के कुल क्षेत्रफल ध्यान में रखा जाता है। मतलब गणितीय घनत्व होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। दूसरा अपना टॉपिक आता है जनसंख्या घनत्व का कायिक या पोषक घनत्व। कायिक या पोषक मतलब जो जमीनी एरिया है जिसके अंदर लोग मतलब रह रहे हैं,
जिनको अच्छी उपजाऊ है, तो उस क्षेत्र में भी लोग ज़्यादा मतलब रहेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कुल जनसंख्या भिन्न में कृषि क्षेत्र। वहाँ पे बंजर भूमि भी है, लेकिन कृषि योग्य क्षेत्र कितना है, उस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। पोषक का ही क्या, पोषक घनत्व क्या होता है। पोषक का मतलब कृषि से संबंधित है। देखो एक बार बुक के अकॉर्डिंग देख लो, किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या तथा वहां की कुल कृषि भूमि के अनुपात को इकाई के घनत्व कहते हैं। मतलब कुल कृषि क्षेत्र है, उसमें जो जनसंख्या रह रही है वो। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने की यह एक परिष्कृत विधि है, जिसमें गैर कृषि भूमि मतलब जैसे वन क्षेत्र है, चरागाह क्षेत्र है, शमशान भूमि है, मरुभूमि जो भी है, गांव है, नगर, उनको शामिल नहीं किया जाता कि उस एरिया के अंदर कितनी जमीन मतलब कितनी कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, उसको शामिल किया जाएगा। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे छोटा सा अपना नांगलचौधरी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है टोटल, प्लस ये क्षेत्र शामिल नहीं करेंगे कि मरुभूमि क्या है, वन चरागाह क्षेत्र, ये शामिल नहीं करेंगे। इसमें कुल भूमि नहीं आएगी। कौन सी भूमि आएगी, कृषि योग्य भूमि, जो अपने खेत हैं वो शामिल आएंगे, जिसके अंदर अपन कृषि करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा कि कुल जनसंख्या कौन में कृषि योग्य क्षेत्र। तीसरा टॉपिक आता है आपका जनसंख्या का विश्व वितरण। देखो जनसंख्या का विश्व वितरण, ये टॉपिक अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद, पूरी आशा और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। दूसरा चैप्टर है, इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे, लर्न एंड राइट। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो नीचे लिख देना, या मेरे व्हाट्सएप नंबर है उनके ऊपर भेज देना कि मैम ये समस्या है, समझ में नहीं आई। ओके।